जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम पे, उसमें हमारे पास जो फंक्शनल है वो ये गिवन है और जो वाई कर्व है वो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और एक अनोदर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें इस फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द गिवन कंडीशन। जैसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में मैक्सिमम मिनिमा पढ़ते थे कि इस गिवन फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कीजिए सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशंस। तो सेम टू सेम वैसे ही प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पर एक नया फंक्शनल मानेंगे हम, ये f हो गया, ये g हो गया, तो f प्लस लैम्डा f वाई डैश स्क्वेयर प्लस लैम्डा वाई स्क्वेयर, तो एक नया फंक्शनल मान लेंगे। अब ये जो फंक्शनल है, क्योंकि हमें पता है कि जो इसके ये जो फंक्शनल है ये अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करे, तो जिस भी y के लिए करेगा तो वो y एक तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और दूसरी कंडीशन ये थी कि जिस भी कर्व पे गिवन फंक्शनल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा वो y कर्व आयलर इक्वेशन को और सेटिस्फाई करे। तो y का नोटेशन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो फिर इन दोनों ही फंक्शंस को आयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 2 लैम्डा y होगा, y डैश के रेस्पेक्ट में 2 y डैश होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 लैम्डा y और 2 लैम्डा, यहाँ तो 2 लैम्डा y और यहाँ 2 y डैश। अब ये स्टर्मलाइली प्रॉब्लम पड़ी थी, सेम टू सेम वैसे एक पहला केस मान लेंगे लैम्डा इक्वल टू 0, तो y डबल डैश इक्वल टू 0, तो y डबल डैश का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा y इक्वल टू a c1x प्लस c2। तो जब पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे y इक्वल टू सॉल्यूशन क्या है c1x प्लस c2, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो c2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो c1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो जब लैम्डा 0 रहेगा तो उस केस में हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, y इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन y इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा केस फिर मानेंगे लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो m स्क्वेयर मान लेंगे या k स्क्वेयर, तो उसी तरह सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो इस टाइप का आएगा, यहाँ kx माइनस kx। अब बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे तो यहाँ c1 c2 की वैल्यू फिर अगेन 0, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नॉट पॉसिबल। तो तीसरा केस में हमें सॉल्यूशन मिलेगा लैम्डा इक्वल टू लेस देन 0 ले लेंगे तीसरा केस, तो लैम्डा की वैल्यू मान लेंगे माइनस के स्क्वेयर और k नॉट इक्वल टू 0, तो उसमें पुट कर देंगे हम यहाँ पर लैम्डा माइनस के स्क्वेयर। तो d की वैल्यू यहाँ y डबल डैश प्लस लैम्डा की वैल्यू माइनस के स्क्वेयर माननी है, तो माइनस माइनस के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर y हो जाएगा, तो d की वैल्यू प्लस माइनस आइटा k मिलेंगी। तो उस केस में हमारे पास यहाँ k आ जाएगा, यहाँ भी k आ जाएगा। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से c2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब जो दूसरी कंडीशन अप्लाई, c2 तो 0 हो ही चुका है, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारे पास ये आएगा k पाई इक्वल टू 0। तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर c1 भी 0 हो गया तो c2 तो 0 हो ही चुका है, तो फिर उस केस में तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमें c1 को क्या मानना पड़ेगा, नॉन जीरो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो फिर साइन वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो साइन 0 कब होता है, मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ से अगर इधर के नोटेशन दे रखा है तो इसको n पाई ले लेंगे, तो यहाँ ये आ गया k पाई इक्वल टू n पाई, k पाई इक्वल टू n पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से k की वैल्यू आएगी n स्क्वेयर। तो जो हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल टू है, लैम्डा तो हमने मान रखा है माइनस के स्क्वेयर, माइनस के स्क्वेयर। लैम्डा की वैल्यू क्या मानी थी, माइनस के स्क्वेयर। तो उस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा माइनस एन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। अब
ये इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच गया C1, वो उसकी वैल्यू, ये जो y कर्व है वो एक इंटीग्रेशन वाली कंडीशन को और सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से C1 की y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से C1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारे पास। तो C1 की वैल्यू हमारे पास फिर ये मिलेगी, इंटीग्रेशन के अंदर पुट करने पर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास वो कर्व हो गया, जो ये रिक्वायर्ड कर्व हो गया जो इस इंटीग्रेशन वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इन बाउंड्री कंडीशंस को भी, और ये फंक्शनल इस कर्व के ऊपर अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। सेम टू सेम फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें फंक्शनल दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस को कंटेन कर रहा है, या दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस के ऊपर और उनके डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे, और कंडीशन ये गिवन है। तो हमें y और z दो कर्व फाइंड आउट करने हैं जो इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करें और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, ये f फंक्शन हो गया, ये g फंक्शन हो गया। तो हमारा फंक्शनल क्या होगा, तो f प्लस लैम्डा g, तो हम ये नया फंक्शनल मान लेंगे। और इसके ऊपर अब ये जो फंक्शनल है, एक से ज़्यादा फंक्शनल है, वो एक से ज़्यादा फंक्शंस का फंक्शन है, तो इसके लिए आइलर इक्वेशन क्या होंगी, इसकी आइलर इक्वेशन दो होंगी। तो एक तो f डिपेंडेंट, f किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y पे, y तो y और z किसके इंडिपेंडेंट फंक्शंस है, x के। तो एक तो f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नोटेशन देखना है तो माइनस डी अपॉन डी एक्स, एफ का वाई डैश के रेस्पेक्ट में। फिर दूसरी आइलर इक्वेशन क्या बनेगी, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में माइनस डी अपॉन डी एक्स, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव जेड डैश। तो ये दो आइलर इक्वेशन होंगी। तो यहाँ से एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोई भी टर्म नहीं है इसमें, और एफ का फिर वाई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 वाई डैश, और वाई डैश कहाँ पर है, एक ये है, तो 2 लैम्डा वाई डैश, और एक और होगी वाई डैश की टर्म कोई, एक तो ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, और एक वाई डैश की टर्म ये है। तो वाई डैश का वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो माइनस लैम्डा एक्स। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जेड डैश के रेस्पेक्ट में। तो ये दो इक्वेशन मिलेंगे हमारे पास। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे थर्ड इक्वेशन का, तो थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑपरेटर एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर होते हैं, तो इधर आइडेंटिटी हो जाएगी 1 और इधर C1 मिल जाएगा। तो वाई डैश का कोफिशिएंट वाई डैश इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है, तो 2 1 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स, तो वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, फोर्थ इक्वेशन का, तो फोर्थ इक्वेशन से फिर हमारे पास क्या मिलेगा। अब इसको फिर दोबारा सोल्व किया है, यहाँ पर इसको इसको सोल्व किया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन कर दिया है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसका नीचे अपॉन वाली टर्म है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, x²/2 c1x। तो y की वैल्यू मिल चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन से फिर दोबारा सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व कर देंगे तो y और z दो कर्व मिल गए। अब ये बाउंड्री कंडीशंस को और सेटिस्फाई करवा देंगे। तो y कर्व है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 0 पे 0 और 1 पे 1, तो फिर y में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, C1 और C2, तो 0 पे 0 तो C2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और y 1 पे 1, तो 1 पे 1 से कौन सी कंडीशन मिलेगी। और ऐसे ये दोनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद y और z में y में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 और C2 आ रहे हैं, और z में C3 और C4। तो इन कंडीशंस का जब यूज़ करेंगे तो C1 C2 और C3 C4 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो y और z दो कर्व हो गए हमारे पास। अब ये जो y कर्व और z कर्व है इन इंटीग्रेशन वाली कंडीशन को और सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन दोनों कर्व में एक अननोन आर्बिट्रेरी स्केलर बच रहा है, या आर्बिट्रेरी नहीं सॉरी कांस्टेंट बच रहा है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। फिर y और y डैश की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद
कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, काफ़ी लेंदी है, 4-5 पेज का क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है।